नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे वर्ष 2021 के जनवरी से लेकर मार्च तक के कुछ ऐसे समसामयिक घटनाक्रम जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक, देखिए ये जो बिल है वो अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रही है। क्यों रही है? क्योंकि इस बिल के द्वारा जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कि उस राज्य में यानी कि दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर केंद्र शासन का प्रतिनिधि होता है, उसकी शक्तियों में अभिवृद्धि कर दी गई है। अब यदि विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा कोई भी बिल पास करती है तो उसको सहमति के लिए कहां जाना अनिवार्य होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, यानी उनकी अनुमति के बिना ये जो विधेयक है वो पास नहीं हो पाएगा। तो इस पर राज्य सरकार के द्वारा यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि इसके द्वारा जो एक चुनकर आई हुई सरकार है, जो डेमोक्रेटिक सरकार है, उसकी हत्या की जा रही है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि इस बिल का बैकग्राउंड क्या है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वर्ष 1912 में भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहां लाई गई? दिल्ली लाई गई। इसके बाद जब भारत में अंतरिम चुनाव होते हैं तो उस समय जो दिल्ली है उसको कुल 48 सीटों के साथ एक विधानसभा क्षेत्र नियुक्त किया जाता है। वहां पर बेसिकली निर्वाचन नहीं हुए थे, इनकी एक समिति बना दी गई थी 48 सदस्यों की और कहा गया था कि आप जो है वो दिल्ली के कार्यभार को संभालिए। लेकिन वर्ष 1952 में इस विधानसभा को, ठीक है, ये जो कार्यकारी विधानसभा थी इसको भंग कर दिया गया। इसके बाद फजल अली आयोग, आपको पता होगा फजल अली आयोग जो है वो राज्य पुनर्गठन के लिए निर्मित की गई थी, ठीक है, वर्ष 1956 में। तो वर्ष 1956 में दिल्ली को पुनः एक बार यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया। ठीक, लेकिन यहां पर अभी विधानसभा नहीं है, विधानसभा को भंग कर दिया गया 1952 में। इसके बाद वर्ष 1987 में एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की गई सरकार के द्वारा जिसका नाम था सरकारिया रिपोर्ट, और इसके साथ ही एक और इसकी अनुषंगी रिपोर्ट आती है जिसका नाम था बालकृष्ण रिपोर्ट। इन रिपोर्ट्स के आधार पर जो संविधान है उसमें 69वां संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है, और दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र स्थापित किया जाता है। वहां पर कुल 70 सीटें जो है आवंटित की जाती हैं और इन 70 सीटों में से 10% जो सीट है वो मंत्रिमंडल के रूप में निर्धारित किया जाता है। ठीक, यानी कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 7 हो सकती है। याद रखिएगा ये जो संशोधन है ये किया गया था वर्ष 1991 में। ठीक, 2 क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्र बनाए गए थे या विधानसभा की स्थापना की गई थी, एक था दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। दिल्ली के लिए या दिल्ली को जो है वो एनसीआर के रूप में स्थापित करने के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में स्थापित करने के लिए ये जो 69वां संविधान संशोधन है ये किया गया था। और इसके तहत संविधान में 2 अनुच्छेद भी जोड़े गए थे जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 239AA और 239AB, जो कि दिल्ली क्षेत्र में यानी कि जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है उसके प्रशासन से संबंधित प्रावधान से संबंधित हैं, ठीक है, या उनसे संबंधित प्रावधान करते हैं। ठीक, तो हाल ही में वर्ष 2014 में या वर्ष 2015 में जब निर्वाचन हुए और आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो उस समय से लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था कि जो राज्य सरकार है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसी संबंध में वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य का मंत्रिमंडल है, ठीक है, दिल्ली का जो मंत्रिमंडल है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन दोनों की शक्तियों का विभाजन किया। ठीक है, या यूं बोल सकते हो कि जो शक्ति का विभाजन है उसको स्पष्ट किया गया वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाल ही में यह पुनः एक बार चर्चा में आ गया क्योंकि इन दोनों विधेयकों में या इन दोनों अनुच्छेदों में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। इसके द्वारा क्या किया गया है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी और दिल्ली सरकार की भूमिकाओं
और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो और एलजी के बाद विवाद कम तो हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता होगा कि जो उस समय गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे नजीब जंग जी, और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को हमको मिला था। अब जब संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके इस बिल के बाद, ठीक है, यानी जब ये बिल पास हो चुका है उसके बाद अब एलजी का अधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। अब बिल में प्रावधान है कि राज्य कैबिनेट या सरकार, ठीक है, जो राज्य सरकार है दिल्ली की, वो किसी भी फैसले को लागू करने के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय लेगी। ठीक है, यानी कि हर एक बिल जो कि विधानसभा में लाया जाएगा उसके संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर से राय लेना आवश्यक होगा, साथ में उनकी सहमति भी आवश्यक होगी। तो इस प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है, इसीलिए यहां पर यह विवाद प्रारंभ हुआ है। दोनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा, 239AA और 239AB, इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। ठीक, अगर किसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच मतभेद पैदा होते हैं, देखिए ये स्थिति बता रहे जब वो मतभेद वाली स्थिति आ जाएगी एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में, तो उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। यानी कि जो जैसे कि हमारे यहाँ राज्य के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, वो क्या करते हैं, किंचित विषयों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख देते हैं। तो उसी प्रकार अब एलजी के पास ये अधिकार होगा कि यदि कोई मतभेद वाला मुद्दा है, मतभेद वाला बिल है, तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख सकता है। एलजी विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायिका के शक्ति क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है, समझ आया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो विधानसभा द्वारा पारित किसी भी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं दे सकता है जो कि उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखेगा। ठीक, यदि इस तरह के बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही उसे राज्य में लागू किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि जब तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं प्राप्त हो जाएगी तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर एलजी को इस संबंध में शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं इस बिल के अंतर्गत, तो इसीलिए ये जो है वो विवाद का विषय बना हुआ है। चलिए अगला टॉपिक है भारत पर्व वर्ष 2021। आयोजन कब से कब तक होगा? 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक। देखिए, भारत पर्व मनाने का एक सीधा साधा थीम यह था कि पूरे देश में जितनी भी संस्कृतियां हैं उनको एक मंच पर लाकर स्थापित करना। इससे क्या होगा? इससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यानी संस्कृति में वृद्धि करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, यहाँ के कल्चर को प्रमोट करना इस भारत पर्व को मनाने का एक लक्ष्य है। ठीक, तो क्या है? देश की विविध संस्कृति, व्यंजनों और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाला एक आभासी राष्ट्रीय त्योहार है। इसको आभासी इसलिए बोला गया क्योंकि ये ऑनलाइन मनाया गया है। ठीक, उद्देश्य क्या है? पूरे देश को पर्यटन और संस्कृति के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, पूरे देश में हमको पता है कि भारत जो है वो बहुत सांस्कृतिक देश है, बहुत सारी संस्कृतियों ने यहाँ पर जन्म लिया, यहाँ पर खत्म हुई और बहुत सारी संस्कृतियों का प्रमाण रहा है। तो उन संस्कृतियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना और यहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको विकसित करना इस भारत पर्व का लक्ष्य है। भारत के पर्यटन, आध्यात्मिक और अन्य गतिविधियों को एक मंच पर लाने का प्रयास करना, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, अगला है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। घरेलू पर्यटन, देखिए हम लोग के जो बहुत सारे देशी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, पर्यटन करने का मन किया तो विदेश चले जाते हैं। ठीक है, जबकि भारत में पर्यटन की इतनी अपार संभावनाएं होने के बावजूद, तो इस प्रयास के द्वारा क्या किया जाएगा कि भारत के जो घरेलू जो पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो घरेलू पर्यटन क्षेत्रों में जाएंगे। ठीक, तो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, और आपको पता होगा कि घरेलू पर्यटन के माध्यम से बहुत सारे लोग व्यवसाय के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जो है वो पर्यटन पर ही निर्भर करती है। तो इन लोगों की पर्यटन के आधार पर जो रोजी रोटी है उसको सुनिश्चित करना और इसको प्रोत्साहन देना, ये भारत पर्व का लक्ष्य है। ठीक, भारत की विविध संस्कृति हमारी महान शक्ति है और हमें इसे
पर्यटन के माध्यम से दुनिया के सामने लाना है। ठीक, तो इसका लक्ष्य क्या है? हमारी संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करना, यह भी इस भारत पर्व का लक्ष्य होगा। चलिए अगला टॉपिक है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव वर्ष 2021 कहां आयोजित किया गया? केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता होगा लद्दाख, लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसकी जांस्कर घाटी में इसको आयोजित किया गया है। किसको? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो आयोजन है उसको। ठीक, आयोजन कब से कब तक हुआ? 18 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी 2021 तक। डेट याद रखेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतिभागियों की संख्या, तो याद रखिएगा इस आयोजन में कुल 700 प्रतिभागियों ने लगभग इसमें भाग लिया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पूछ सकता है ना? उद्देश्य है साहसिक पर्यटन और खेल में संभावनाओं को तलाशना। हमारा जो देश है वो एडवेंचर टूरिज्म के मामले में अभी काफी पीछे है, तो इसमें धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? वृद्धि की जा रही। तो उसी के अंतर्गत एक आयोजन जो है वो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स के अंतर्गत चालू किया गया है। ठीक, शीत महोत्सव में शामिल खेल, कौन कौन से खेल शामिल हुए हैं? आइस हॉकी को शामिल किया गया, स्नो स्कीइंग को शामिल किया गया, यल्क, घुड़सवारी और तीरंदाजी, ये खेल जो है वो इस शीतकालीन खेल में शामिल किए गए हैं। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के आयोजन। कुछ ऐसे आयोजन किए गए हैं जो हमारी सामाजिक एकता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं, जैसे बर्फ की मूर्ति बनाना। ठीक है, ये लद्दाख का एक कला के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही भोजन उत्सव, योग और ध्यान, ये हमारे कल्चर से जुड़े हुए संबंधित चीजें हैं। ठीक, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। विशेष क्या है इसमें? लद्दाख को आइस हॉकी के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस खेलों के दौरान एक घोषणा की गई है कि जो लद्दाख का क्षेत्र है उसको आइस हॉकी के लिए तैयार किया जाएगा। यहां पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा जहां पर आइस हॉकी के खेल आयोजित किए जाएंगे। ठीक, इस क्षेत्र में तीरंदाजी और पोलो के लिए भी केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, यहाँ की मौसम जो है, यहाँ का जो वातावरण है वो पोलो, तीरंदाजी और बर्फ से जुड़े हुए जो खेल हैं, ठीक है, जैसे कि आपका आइस हॉकी हो गया या स्नो स्कीइंग हो गया, इनके लिए काफी अनुकूल है। तो इसीलिए इनसे संबंधित अधोसंरचना का विकास करना भी इस खेलो इंडिया शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव का अंग बनाया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। आपको आर्द्रभूमि का नाम सुनते ही 1971 का रामसर सम्मेलन याद आता होगा। ठीक है, 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको क्या कहा गया? रामसर सम्मेलन। ठीक है, ईरान में हुआ था और इसके अंतर्गत जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनको संरक्षित करने की बात कही गई थी, क्योंकि यहां पर जो जैविक विविधता है हमारी वो काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक, तो हमारे यहां इसी आर्द्र भूमियों के मैनेजमेंट के लिए, जो वेटलैंड्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर खोला जा रहा है। कहां? चेन्नई में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहां पर खोला गया? तो कहां पर खोला गया है? चेन्नई में खोला गया है। ठीक, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र NCSCM चेन्नई के भाग के रूप में। ठीक है, ये जो वेटलैंड प्रबंधन केंद्र है वो कहां, किसका सहयोगी है? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र का एक अनुषंगी संस्था के रूप में काम करेगी। ठीक, विशेष क्या है? भारत में लगभग 4.6% जमीन आर्द्र भूमि है। ठीक है, जो कुल भारत का क्षेत्रफल है उसका 4.6% भूभाग वेटलैंड्स के अंतर्गत आता है, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आता है, जिनका क्षेत्रफल 1.526 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक, कितना? 1.526 करोड़ हेक्टेयर ये क्षेत्रफल है हमारे यहां वेटलैंड्स का। जो आर्द्र भूमियां हैं उनका क्षेत्रफल कितना है? 1.526 हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर। ठीक, इनमें से 42 स्थान जो है वो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों, ठीक है, रामसर साइट्स के रूप में नामित हैं। ठीक, जो 42 वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट्स के रूप में नॉमिनेट किया जा चुका है, उनको चिन्हांकन किया जा चुका है। इनका क्षेत्रफल 10.8 लाख हेक्टेयर है। ठीक, यानी जो 42 स्थानों को जिनको नामित किया गया है रामसर साइट्स के रूप में, उनका क्षेत्रफल कितना है? 10.8 लाख हेक्टेयर।
2 फरवरी 1971 को, ठीक, जैसा कि मैंने आपको डेट बताया है ना, ईयर बताया मैंने रामसर साइट्स का, 2 फरवरी 1971 को रामसर में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, ये 50वां वर्ष है और इसी के अंतर्गत रामसर समझौते के हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा, इसमें यह भी पूछता है कि वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, इसी कन्वेंशन के उपलक्ष्य में। ठीक है, जो 2 फरवरी 1971 को ये जो रामसर समझौता हुआ था उसी की याद में मनाया जाता है वेटलैंड्स डे, ठीक है, या आर्द्र भूमि दिवस। तो इसमें याद ये रखिएगा कि प्रबंधन केंद्र, आर्द्र भूमि प्रबंधन केंद्र कहां खोला गया, हमारे यहां चेन्नई में खोला गया है। क्लियर। चल, अगला टॉपिक है हमारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र। महाबाहु ब्रह्मपुत्र बेसिकली एक रोपैक्स फेरी सेवा है। ठीक, आपको पता होगा कि नदियों के माध्यम से सामान को लाना ले जाना, माल ढुलाई जिसको हम बोलते हैं, उसकी सेवा क्या है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। ठीक, पढ़ते हैं इसको कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र के शुभारंभ के साथ साथ रोपैक्स पोत संचालन का उद्घाटन किया गया है। ठीक, मैंने बताया आपको रोपैक्स पोत जो सेवा है उसका संचालन इसके माध्यम से किया जाएगा। तो 3 क्षेत्र बनाए गए हैं इसमें, कौन कौन सा, निमाटी से माजुली द्वीप, दूसरा है उत्तरी गुवाहाटी से दक्षिण गुवाहाटी, और तीसरा है धुबरी से हाट सिंगी मारी के बीच। ये 3 स्थल है जहां पर रोपैक्स सेवा जो है वो प्रारंभ की गई है। इसके द्वारा जो सामान है उनको नावों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जाएगा। ठीक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है उसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक इसको विस्तारित करना इसका लक्ष्य है। ठीक, इसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न विकास गतिविधियां शामिल की गई हैं। जाहिर सी बात है उनके रोजगार का प्रबंध किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक, रोपैक्स सेवाओं से तटों के बीच संपर्क प्रदान करके यात्रा के समय को कम करने में मदद मिलेगी और इसी प्रकार सड़क मार्ग से यात्रा की दूरी कम हो सकेगी। ठीक, इसके द्वारा जैसे कि मैंने बताया कि देखिए, मान लीजिए कोई लंबा रास्ता है, मान लीजिए ये कोई लंबा रास्ता है, ठीक है, आप यहां से शुरू करते हैं और यहां से यहां आते हैं। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि यहां पर से एक नदी भी गुजरती है। ठीक, तो बेसिकली इसमें क्या किया गया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है मान लो। ठीक, तो इसी के माध्यम से इस सामान को इस स्थान से लेकर यहां तक लाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपकी जो दूरी है वो क्या हो गई, कम हो गई। यही इसका लक्ष्य है। ठीक है, रोपैक्स जो पोत सेवा प्रारंभ की गई है उसका लक्ष्य यही है कि जो स्थानों की जो दूरियां है उसको जलयानों के माध्यम से कम करना और साथ ही कनेक्टिविटी प्रदान करना, किस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। क्लियर। चलिए, नेमाटी और माजुली के बीच रोपैक्स परिचालन से वर्तमान में वाहनों द्वारा तय की जा रही दूरी कितनी है, 420 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 420 किलोमीटर। और जब ये रोपैक्स सेवा चालू हो गई है तो केवल कितनी दूरी रह गई है, 12 किलोमीटर। सोचिए, ये 420 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर, कितना फर्क होता है। तो इसीलिए इस सेवा को प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ओडिशा की 2 नई लौह अयस्क खदानों में उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों का शुभारंभ। आपको पता होगा कि उड़ीसा जो है वो अग्रणी लौह उत्पादक राज्यों में से है, हमारे छत्तीसगढ़ के साथ में। ठीक, तो यहां पर 2 नई लौह खदानों का प्रारंभ किया गया है। 2 नई लौह खदानें प्रारंभ की गई है। कहां कहां पर, पहला है जिलिंग लैंगलोटा, ठीक है, और दूसरा है गुवाली लौह अयस्क ब्लॉक। ठीक है, इन दोनों को प्रारंभ किया गया है हाल फिलहाल में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इनका नाम याद रखें। पहले का नाम है जिलिंग लैंगलोटा और दूसरे का नाम है गुवाली, दूसरे का नाम है गुवाली। ठीक, तो इनको नाम को याद रखेंगे। अब बात करते हैं इनके भंडारण क्षमता की और इनकी उत्पादन क्षमता की। तो इन दोनों खदानों की उत्पादन क्षमता कितनी है, 15 लाख टन प्रति माह, यानी एक माह में 15 लाख टन लोहा जो है ये उत्पादित कर सकते हैं। कुल भंडारण क्षमता की बात करें तो इनमें लगभग 275 मिलियन टन का समेकित लौह अयस्क भंडार
है। ठीक है, यानी कुल भंडारण कितना है बोलेगा तो 275 मिलियन टन, और उत्पादन क्षमता कितनी है 15 लाख टन प्रति माह। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम। ठीक, देखिए हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो पुरातात्विक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं को कहा गया है क्या, आइकॉनिक स्थल। इन आइकॉनिक स्थलों को साफ सुथरा रखना, इनका संरक्षण करना और इनके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना, यह इस उपक्रम का लक्ष्य होगा। ठीक, आइकॉनिक प्रतिष्ठित धरोहरों, ठीक है, आइकॉनिक यानी क्या होता है, प्रतिष्ठित धरोहरों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने के विजन को आगे बढ़ाते हुए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया है। ठीक है, ये चरणबद्ध श्रृंखला है जिसके अंतर्गत फिलहाल 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है। किनको किनको किया गया है, तो सबसे पहले अजंता की गुफाएं कहां है, महाराष्ट्र में। दूसरा है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध स्थल है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर का किला राजस्थान में है। रामदेवरा राजस्थान में है। गोलकुंडा फोर्ट तेलंगाना में है। सूर्य मंदिर आपको पता होगा कोणार्क ओडिशा। रॉक गार्डन चंडीगढ़। डल झील जम्मू और कश्मीर। बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश। आगरा का किला उत्तर प्रदेश और कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल। इन 12 स्थलों को आइकॉनिक स्थल के रूप में परिभाषित किया गया है और इनको साफ सुथरा रख करके पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया है। तो देखते हैं इस उपक्रम का लक्ष्य क्या है। इस उपक्रम का लक्ष्य है इन स्थलों यानी कि ये जो चयनित स्थल हैं और उनके आसपास स्वच्छता और सफाई के मानकों में सुधार कर यहां पहुंचने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और अनुभव प्रदान करना। अब जाहिर सी बात है, पर्यटन स्थल अगर गंदा है तो वहां पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वहां के जो पर्यटक आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो इन स्थलों को साफ सुथरा रखना, यहां पर पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, ये इसका लक्ष्य होगा। ठीक, संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो पहला है इसमें जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा। दूसरा है इसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। देखिए ये अकेले जल शक्ति मंत्रालय जो है वो संचालित नहीं कर रही है, इसके अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय जो है वो शामिल हैं। तो पहला जल शक्ति मंत्रालय तो है ही, दूसरा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के सहयोग से इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यानी कि उसमें न केवल केंद्र सरकार भागीदार है बल्कि राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल करके जो पर्यटन स्थल है उनको साफ सुथरा किया जा रहा है। अगला टॉपिक है मैत्री सेतु। देखिए मैत्री सेतु जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया सेतु है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रही है। ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको याद यही रखना है कि कहां स्थापित किया गया है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसका उद्घाटन किया गया है 9 मार्च 2021 को। ठीक, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब मैं बोल रहा हूं कि ये एक पुल है, ये एक ब्रिज है, तो इसके नीचे कोई ना कोई नदी होगी, यानी कि जिस नदी पर ये स्थित है उसका नाम क्या है, फेनी नदी। ठीक है, फेनी नदी जो है वो बेसिकली त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। ठीक, और ये जो पुल है, ये जो सेतु है, इसका निर्माण किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा। क्लियर। ठीक, इसकी लागत है 133 करोड़ रुपए और इसकी कुल लंबाई है 1.9 किलोमीटर। ठीक, विशेष इस मैत्री सेतु के बारे में क्या विशेष चीज है, तो इस उद्घाटन के साथ त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि सबरूम यानी सबरूम कहां है, त्रिपुरा में है, से चटगांव की दूरी मात्र 80 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक है, इस ब्रिज के माध्यम से जब भारत और बांग्लादेश के इस क्षेत्र को जोड़ा जाएगा तो भारत का जो सबरूम क्षेत्र है, ठीक है, जो त्रिपुरा राज्य में है, वहां से लेकर जो बांग्लादेश का चटगांव है उसकी दूरी महज 80 किलोमीटर रह जाएगी। तो इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत
और बांग्लादेश के बीच काफी ज्यादा स्थलीय रूप से व्यापार होता है, तो उस व्यापार की अभिवृद्धि में भी मैत्री सेतु का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसका नाम है ये NESCO की 51% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे उपक्रमों में PPP मॉडल को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका विनिवेश किया जा रहा है, यानी कि उसके कुछ शेयर जो है वो निजी क्षेत्रों को अंतरित किए जा रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो NESCO है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ ओडिशा, इसके 51% जो शेयर है वो टाटा कंपनी को क्या कर दिए गए हैं, विनिवेशित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड, ठीक है, ये जो है इसको विनिवेश किया गया है। ठीक, ये जो कंपनी है ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा, ठीक है, इसके द्वारा अंतरित किया गया है किसको, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, यानी कि अब 51% जो शेयर है वो किसके पास है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के पास। ठीक, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो 18 सितंबर 1919 को निगमित एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है। ठीक है, एक सूचीबद्ध कंपनी है ये, और मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण का व्यवसाय करती है। यह टाटा समूह का हिस्सा है। ठीक है, टाटा ग्रुप का एक उपक्रम है ये टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, और ये जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है इसका कार्य क्या है, विद्युत उत्पन्न करना, उसको ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो ओडिशा की कंपनी है पावर कंपनी, उसके 51% शेयर जो हैं वो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को अंतरित कर दिए गए हैं। चलिए अगला टॉपिक है वंदे भारत मिशन। आपको पता होगा कि अभी कोरोना संक्रमण काल में बहुत सारे जो भारतीय मूल के नागरिक है या भारतीय नागरिक है वो विदेशों में फंसे हुए थे, जो प्रवासी हैं वो, ठीक है, तो उनको भारत लाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए मिशन चलाया गया। उसमें से जो सबसे बड़ा मिशन है उसका नाम क्या है, वंदे भारत मिशन। इसके अंतर्गत कुल 67.5 मिलियन से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है। ठीक, कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालकर स्वदेश वापस लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए भारत के व्यापक निकासी कार्यक्रम के तहत विदेशों से 67.5 मिलियन से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है। ठीक, आपको पता होगा कि जब कोविड-19 का दौर चला था, है ना, जब प्रारंभिक चरण था, तो उस समय काफी सारे लोग जो है वो देश आने को तरस रहे थे, तो उनको भारत लाने के लिए जो मिशन चलाया गया उसी का नाम है वंदे भारत मिशन। ठीक, भारत ने विदेशों में फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 7 मई सन 2020 से दुनिया के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। ठीक, तो याद रखिएगा कब प्रारंभ किया गया, 7 मई 2020 को। शुरू में एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उड़ानों के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में अन्य वायु सेवाओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई, क्योंकि उस समय लोगों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, तो उनको वापस लाने के लिए हमें अधिक से अधिक वायुयानों की भी आवश्यकता थी। तो इसीलिए शुरुआती चरण में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को शामिल किया गया, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी कंपनियों के और हवाई जहाजों को इसमें शामिल किया गया। ठीक, हवाई रास्तों से निकासी के अलावा भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाजों का भी उपयोग किया गया। इसी के अंतर्गत मैंने आपको करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही थी उसमें बताया था कि INS घड़ियाल, ठीक है, INS जलाश्व, और इस प्रकार से बहुत सारे जो INS के जो जहाज हैं, जहाजी बेड़े हैं, उनका प्रयोग किया गया था इस वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। चलिए अगला टॉपिक है कैच द रेन कार्यक्रम। देखिए कैच द रेन नाम से स्पष्ट है, पानी को पकड़िए, वर्षा को पकड़िए। तो इसके अंतर्गत जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं उनकी स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाया जा सके। ठीक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, ठीक, के अवसर पर 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया। कब प्रारंभ किया बोलेगा तो 22 मार्च 2021 को, ठीक। उद्देश्य क्या है? राज्य और सभी हितधारकों को वर्षा के जल का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। लोगों को मोटिवेट करना कि आप अपने घरों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका प्रयोग करें, जिससे कि आपके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भूमिगत जल का स्तर बढ़ाया जा सके। आपको पता होगा कि पेयजल की समस्या न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की समस्या है, ठीक है। तो इसी को कम करने के लिए ये जो कार्यक्रम है उसका संचालन किया जा रहा है, ठीक। लोगों को इसमें मोटिवेट किया जाता है और उनको कुछ सहायता भी प्रदान की जाती है। इसी के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना की भी शुरुआत की गई है, ठीक है। नाम पता है आपको, नाम से ही पता चल रहा है कि केन और बेतवा ये दो नदियां हैं जिनको आपस में लिंक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और इसके संबंध में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरकारों के बीच में एमओयू भी साइन हो चुका है, ठीक। आइए पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। यानी कि इस परियोजना के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के साथ साथ कौन कौन शामिल है? एक आपका मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन दोनों जो राज्य है, इन दोनों राज्यों में ही तो बहती है केन और बेतवा नदी, तो इनके बीच लिंक का निर्माण किया जाएगा और जो असिंचित क्षेत्र है वहां तक जल की सुनिश्चितता बनाई जाएगी, ठीक। यह नदियों को आपस में जोड़ने का राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की पहली परियोजना, ये पहली परियोजना, क्योंकि अभी तक दो नदियों को जोड़ने की परियोजना हमारे यहां नहीं चलाई गई है। अब अगर ये परियोजना सफल हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे बहुत सारी नदियां, क्योंकि प्रायद्वीप भारत में बहुत सारी नदियां प्रवाहमान हैं, तो इन नदियों को आपस में जोड़ करके जो सूखे की समस्या है, आपको पता होगा विदर्भ वाला क्षेत्र हर साल सूखे की चपेट में आता है, तो इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा को सुनिश्चित किया जाएगा। नदियों को आपस में जोड़ने से जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी की कमी वाले और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लाया जाएगा, ठीक है। जो अधिशेष जल वाले क्षेत्र है, जैसे कि आपका कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हर साल बाढ़ वाली स्थिति निर्मित होती है, तो उन क्षेत्रों से जल की निकासी करके जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां तक जल पहुंचाया जाएगा, जिससे कि सूखे की समस्या से निपटा जा सके। तो यह है बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है कैच द रेन। हो सकता है आपको ऐसे पूछ दे कि भूमिगत जल के संरक्षण में हाल ही में संचालित की गई योजना या हाल ही में संचालित किया गया कार्यक्रम कौन सा है, तो याद रखिएगा कैच द रेन। चलिए अगला टॉपिक है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक। वर्ष 2020 के लिए किसको मिला? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। आपने सुना होगा 1971 में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान विभाजित हुए थे, ठीक है, उसके नायक माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक। वर्ष 2019 के लिए दिवंगत महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान के सुल्तान थे, ठीक। तो बेसिकली आपको प्रश्न में जैसे ही पूछेगा कि वर्ष 2020 के लिए किसको मिला गांधी शांति पुरस्कार और वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखिएगा वर्ष 2020 के लिए किसको मिला, 20 का पहले है ना, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। वर्ष 2019 के लिए दिवंगत महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ठीक है। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप याद कर सकते हैं। कहां के सुल्तान थे? ओमान के सुल्तान थे। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर साल आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज आपको याद क्या करना है, इसका क्रम। 67वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो आयोजित किया गया है, ठीक। और किसको किसको मिला आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक। सबसे पहले बेस्ट हिंदी फिल्म किसको मिली? छिछोरे, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत जो है वो इसमें हीरो थे। इसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, मेन एक्ट्रेस नहीं, सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, द ताशकंद फाइल। आपको पता होगा कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके मृत्यु के ऊपर बनाया गया एक फिल्म है द ताशकंद फाइल,
उनके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी जी को दिया गया है इसमें बेहतरीन अभिनय के लिए। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए विजय सेतुपति को यह अवार्ड दिया गया है। तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के लिए यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है मणिकर्णिका और पंगा जैसी फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय के लिए। बेस्ट एक्टर 2 लोगों को मिला है, याद रखिएगा बेस्ट एक्टर अवार्ड 2 लोगों को मिला, एक मिला मनोज वाजपेयी जी को और दूसरा धनुष को। मनोज वाजपेयी जी को यह अवार्ड दिया गया है भोसले फिल्म के लिए, ठीक है, मराठी फिल्म थी भोसले, उसके लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं धनुष को असुरन फिल्म के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। बेस्ट डायरेक्शन वाली जो फिल्म थी उसके लिए 72 होरे, ये एक फिल्म का नाम था, उसको प्रदान किया गया है बेस्ट डायरेक्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म मिला गया है कस्तूरी को, ठीक। इसके अलावा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड, यानी कि ऐसा स्टेट जहां पर फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं, किसको मिला है? सिक्किम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए तो अब आते हैं प्रश्नोत्तर में, यानी आज हमने जो करंट अफेयर में पढ़ा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। दूसरा है, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? यह भी आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कहां पर खोला गया है आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। दूसरा प्रश्न है, मैत्री सेतु किस नदी पर निर्मित की गई है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, फेनी। ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, वंदे भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए किन राज्यों के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कैच द रेन अभियान का लक्ष्य क्या है? पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना, नदियों के मध्य लिंक का निर्माण करना, क्रिकेट की अधोसंरचना का विकास और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि कैच द रेन योजना में सबसे पहले एक चीज याद रखना, इसका मूल उद्देश्य क्या है? भूमिगत जल को बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना, यह इसका मूल लक्ष्य है, ठीक। नदियों के मध्य लिंक का निर्माण करना यह दूसरा लक्ष्य है, ठीक। तो मूल लक्ष्य क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। अगला है, वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो टोटल आपको 7 प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर दीजिए। तो ये थे जनवरी से लेकर मार्च तक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।